हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब हुआ कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी चालक के अर्थात कंडक्टर के रेजिस्टेंस को परिवर्तित कर देता है, या यूं कहिए कि वे कौन कौन से कारक हैं जो चालक के प्रतिरोध को बढ़ा देगा या घटा देगा। वे सभी कारक जो चालक के प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, उन सभी कारकों को चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। इसमें जो कारक जिम्मेवार होते हैं, जिसके कारण किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है या घट जाता है, वे जो फैक्टर हैं उसे आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला जो फैक्टर है जिसको हम लिए हैं, फर्स्ट में जिसको हम लिए हैं वह है टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। चालक के तापमान पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। हम समझाएंगे आपको कि तापमान परिवर्तित होने से चालक का जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध कैसे परिवर्तित होता है। दूसरा है कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर परिवर्तित हो जाए तो चालक का प्रतिरोध परिवर्तित होगा। कैसे परिवर्तित होगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, हम इसको भी समझाने का प्रयास करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अर्थात चालक की लंबाई पर। चालक का लंबाई अगर बढ़ जाता है या घट जाता है तो चालक का प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। और चौथा जो फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब चालक पदार्थ की प्रकृति क्या है उस पर भी निर्भर करता है कि चालक का प्रतिरोध कैसा होगा, अधिक होगा या कम होगा। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला फैक्टर जिस पर हमको चर्चा करना है वह है तापमान। तो पहला फैक्टर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है तापमान, टेम्परेचर। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके तापमान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करेगा, क्या प्रोसेस होगा, तापमान बदलने से प्रतिरोध कैसे बदलेगा, आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। इसको समझने के लिए हम एक कंडक्टर लेते हैं, हम एक मेटल वायर लेते हैं। यह एक मेटल वायर है, यहाँ पर एक मेटल वायर लिए। मेटल वायर को यहाँ पर हम मोटा दिखाए हैं। आप जानते हैं मोटा इसलिए दिखाए हैं क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको समझेंगे। यह मेटल वायर है, यह एक कंडक्टर है, आप जानते हैं कि मेटल जो होते हैं वे बहुत सारे एटम्स से बने होते हैं। तो मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं उस एटम को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यह एटम्स। आप यह भी जानते हैं कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन सब बातों की चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी विस्तार से कर चुके हैं। तो यह सब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, यह एटम है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं, और यह जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन।
स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर के अंदर गमन के लिए, गति के लिए स्वतंत्र होते हैं और इनके गति में बाधा उत्पन्न होता है जिसे हम प्रतिरोध करते हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हमको देखना है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर एक फिगर और हम ड्रॉ करते हैं, इसको देखिए। अब एक और मेटल वायर यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। यह मेटल वायर है। मेटल वायर है। अब मेटल वायर में एटम्स हैं, एटम्स हैं, एटम्स हैं, ये सब एटम्स हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। तो अगर मेटल को हम गर्म करेंगे, मेटल को टेम्परेचर मिलेगा, तो आप जानते हैं यहाँ से वह हीट प्रोवाइड करेगा। गर्म करेंगे तो इस कंडक्टर को ऊष्मा प्राप्त होगा और आप जानते हैं कि जब ऊष्मा प्राप्त होगा तो ऊष्मा के कारण इसका जो एटम है उस एटम का वाइब्रेशन बहुत तेजी से होने लगेगा। यह भी आप जानते हैं कि किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का जो एटम्स होता है वह हमेशा वाइब्रेट करते रहता है, हमेशा कंपन करते रहता है। इसको अगर हीट करते हैं तो हीट एनर्जी पा करके इस एटम का जो वाइब्रेशन है वह और तेज हो जाएगा। तो वाइब्रेशन तेज हो जाएगा तो इसका वाइब्रेशन जल्दी जल्दी और अधिक एम्पलीट्यूड में होगा। एम्पलीट्यूड में होगा मतलब यह ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। जितना टेम्परेचर देंगे उतना ही इसका वाइब्रेशन तेज होने लगेगा। यह एटम है, इसका वाइब्रेशन होने लगेगा, ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगेगा। सारे एटम्स वाइब्रेट करने लगेंगे। तो जब वाइब्रेट करने लगेंगे, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है इसमें, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जब वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ज़्यादा अपोजिशन उत्पन्न होगा। मतलब इसके प्रवाह में अधिक विरोध होने लगेगा, रुकावट होने लगेगा। तो अधिक रुकावट होने लगेगा तो हम कहेंगे कि इसका प्रतिरोध बढ़ गया। इसीलिए टेम्परेचर अगर किसी कंडक्टर का बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण आप समझे, क्यों बढ़ेगा? जब हम टेम्परेचर देते हैं तो एटम का जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वह तेजी से होने लगता है। पूरे एटम तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। तो तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो गति है, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है, उस मोमेंट में डिस्टरबेंस अधिक उत्पन्न होगा और डिस्टरबेंस अधिक उत्पन्न होगा तो करंट का फ्लो रुकेगा। तो करंट का फ्लो रुकेगा तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको तापमान पर कैसे लिखेंगे? किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है। सिंपल सा बात है, बहुत साधारण बात है कि चालक को गर्म कीजिएगा, उसको उष्मा ऊर्जा मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा। हीट एनर्जी मिलेगा तो उसके एटम्स जो हैं वाइब्रेट करने लगेंगे। तेजी से जितना टेम्परेचर दीजिएगा उतना ही हीट एनर्जी प्राप्त करेगा। हीट एनर्जी अधिक प्राप्त करेगा तो वाइब्रेशन तेजी से होने लगेगा। तेजी से वाइब्रेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ज्यादा रुकावट होगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जब ज्यादा रुकावट होगा तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध का मान बढ़ गया। तो इसलिए कहा जाता है कि तापमान के बढ़ने पर किसी कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसको निश्चित तौर पर आप जानिए, मतलब तापमान प्रतिरोध को प्रभावित करेगा। पहला। दूसरा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी चालक तार का दूसरा देख लीजिए। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या थिकनेस ऑफ कंडक्टर। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या चालक के मोटाई पर। अब इसको समझिए। कहता है कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वह कंडक्टर के मोटाई पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को समझने के लिए पहले हम आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझाते हैं। जैसे देखिए यह कलम है, मान के चलिए एक वायर है, और इस कलम को अगर आप यहाँ से ऐसे ऐसे काटते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से काटे तो इसी तरह का आपका एरिया बनेगा। तो यह जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, यह भाग, यही भाग कहलाएगा अनुप्रस्थ काट। तो इसका काट का अगर क्षेत्रफल बढ़ गया, अर्थात इसका मोटाई अगर हम बढ़ा देते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वह क्या होगा, कम होगा। कैसे होगा इसको समझिए। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यह कोई कंडक्टर है, इसकी मोटाई इतनी है, यह इसका थिकनेस है, मान लेते हैं इसका एरिया ये है। यह जो पार्ट है जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, यह एरिया का यह जो एरिया है वह ए है। अब कहता है कि इसकी मोटाई अगर आप बढ़ा देते हैं, तो इसकी मोटाई हम बढ़ा दिए, यहाँ पर इसको और मोटा बना दिए, मोटा बना दिए। तो मोटा बनाने से रेजिस्टेंस कैसे प्रभावित हुआ, तो आप फिर देखिए यह एटम्स हैं, यहाँ पर एटम्स हैं, ये सभी एटम्स हैं। इस कंडक्टर के एटम है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब रेजिस्टेंस के विषय में जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके गति के कारण, उसके गति को ही विद्युत धारा कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन के गति में जो रुकावट होती है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। तो तार यहाँ पतला है, तो पतला तार का मतलब हुआ इसकी अपेक्षा यह पतला है। तो पतला का यह मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। क्यों होगा? चूंकि यह पतले तार के जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए जो गैप होगा वह गैप बहुत कम होगा। एक दूसरे के काफी नजदीक होने के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रभावित होगा। तो यहाँ पर जो पतला तार होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसके अपेक्षा। इसमें तुलना करके देखिए, यहाँ पर एटम्स हैं, यह तार मोटा है, इसका एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यह बढ़ाया गया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो तार मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एटम्स होंगे, इस एटम्स के बीच मोटा होने से इस एटम्स के बीच जो गैप है वह गैप बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उसमें रुकावट कम होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और आसानी से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर जाएगा, इसके फ्लो में, इसके प्रवाह में बाधा कम उत्पन्न होगा, तो हम कहेंगे कि इसका प्रतिरोध कम है। तो अगर आप किसी चालक तार का मोटाई बढ़ा देते हैं या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे कि रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, वह प्रोपोर्शनल होता है 1/A के। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है एरिया के, तार के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
अगर तार का एरिया हम बढ़ाते हैं अर्थात तार की मोटाई को हम बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तार के मोटाई को अगर हम घटा देते हैं, अगर घटा दिए यहाँ पर मोटाई को, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? कि तार पतला होगा, पतला हुआ तो एटम्स एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कठिनाई होगी, टक्कर ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा ठीक से, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रतिरोध अधिक उत्पन्न हो रहा है। तो इससे हमको स्पष्ट हुआ कि किसी तार का अगर मोटाई बढ़ाते हैं अर्थात उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं अर्थात उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देते हैं, उसको मोटा कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है। तो इससे हम क्या सीखे? इससे हम सीखे कि किसी तार का मोटाई अगर आप बढ़ाते हैं, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं, तार को मोटा कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। तार को पतला कर देते हैं, एरिया को कम कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस जो होता है कम करेंगे तो बढ़ जाएगा। मतलब दोनों में जो रिलेशन है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा रिलेशन है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तीसरा है तार की लंबाई पर। तार की लंबाई पर तार को मान लेते हैं तार यह है, तार यह है, एक तार सेम मटेरियल का मान लेते हैं कॉपर वायर है, कॉपर का वायर है, तांबा का तार है और तांबे का तार का सेम मटेरियल अब लेते हैं और लंबा लेते हैं, लंबा तार है, तो इसका भी अगर तार की लंबाई आप बढ़ा देते हैं तभी प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे तार को स्ट्रेच करके लंबा कीजिएगा वह पतला होगा, अब पतला होगा तो फिर वही बात होगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में परेशानी होगी। और लंबा तार कीजिएगा तो लंबा तार करने पर भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में काफ़ी दिक्कत होगा, रुकावट होगा। तो लंबाई भी अगर बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो तार का प्रतिरोध जो होगा और लंबाई होगा, दोनों जो होगा वह क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर लंबाई आप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई अगर घटाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटेगा। चौथा चीज है तार की प्रकृति पर। तार की प्रकृति पर आप सोचिए कि जिस तरह का तार है, जैसे आप कॉपर का वायर लिए तो इसका प्रतिरोध अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा कॉपर का। अगर आप सिल्वर का वायर लेते हैं तो इसका प्रतिरोध अलग होगा। मतलब अलग अलग मेटल वायर का प्रतिरोध अलग अलग होता है, अर्थात मतलब प्रतिरोध जो होता है वह तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब अलग अलग वायर का प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इन्हीं 4 पॉइंट को हम लोग देखे आज, और अगले वीडियो में इससे जुड़ा हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे रेसिस्टिविटी, मतलब प्रतिरोधकता, उसको समझेंगे। यहाँ पर एक बार और हम लोग इसको समराइज रूप में देख लें कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला है तापमान। तापमान अगर बढ़ा देते हैं तो एटम के बीच जो कोलिजन होता है वह कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि प्रतिरोध बढ़ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, अगर तार की मोटाई को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तभी प्रतिरोध आपका प्रभावित होता है। मोटाई अगर बढ़ा देते हैं, एरिया अगर उसका बढ़ा देते हैं, मोटाई कहने का मतलब उसका एरिया बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा। एरिया घटा देते हैं मतलब तार को पतला कर देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तार को अगर लंबा किए हुए हैं तब भी प्रतिरोध बढ़ेगा। और तार की प्रकृति अलग अलग था, कहने का मतलब यह हुआ कि अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में हम लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन और रेसिस्टिविटी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।